18वें लोकसभा चुनाव जिसका समापन 4 जून 2024 को हुआ, जिसमें बीजेपी 240 सीटें जीत के आई, जो कि मैजिकल नंबर से 32 सीटें पीछे रही। लेकिन इसकी गठबंधन की सरकार जो कि एनडीए है, वो मैजिकल नंबर यानी कि 272 सीटों से 20 सीटें ज़्यादा यानी कि 293 सीटों के साथ जीत करके आई है। तो फ्रेंड, आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को। जैसा कि आपको पता है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनडीए को बहुमत, किसी भी एक दल को यानी कि बीजेपी एक दल है, इसको बहुमत नहीं मिला है। लेकिन इसकी जो पार्टी है एनडीए यानी कि बहुत सारे दलों का गठबंधन जो है वो एनडीए है, उसे बहुमत मिला है। बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली है। वही कांग्रेस 99 सीटों पे ही सिमट गई है। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जो है यूपी में 33 सीटों पे जीत मिली है। वहीं कांग्रेस यूपी में टोटल 6 सीटें ही जीत पाई है। आपको बता दें कि यूपी में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के बाद जो है सबसे बड़ी लोकल पार्टी जो है वो बन के आई थी टीएमसी, जो कि पश्चिम बंगाल में 29 सीटें जीती। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बड़ी सफलता मिली है। उनकी पार्टी जो है शिवसेना उद्धव ग्रुप, तो आपको पता होना चाहिए कि शिवसेना 2 ग्रुप है, एक शिंदे ग्रुप है, एक उद्धव ग्रुप है। तो उद्धव ग्रुप वाले जो है उन्होंने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। उसके गठबंधन सहयोगी जो कि एनसीपी है, शरद पवार वाले गुट की, वो 7 सीटें जीती हैं। शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है, वो 7 सीटें जीती। और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, जिसके पार्टी का नाम है AIMIM, को 1 सीट पर जीत दर्ज की है, यानी 1 सीट पर जीत दर्ज मिली है। वो अपनी हैदराबाद की सीट बचाने में कामयाब रहे, यानी कि उनको मिली है हैदराबाद में जीत। बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप कर दिया है कांग्रेस को। और अन्य दलों की बात करें तो इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग को मिला है टोटल 3 सीटें। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आप, उसको 3 सीटें मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM को भी 3 सीटों पे ही जीत दर्ज मिली है। आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी 2 सीटों पे जीत दर्ज की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवाद लेनिनवाद लिबरेशन की बात की जाए तो वो टोटल 2 सीटें ही जीती है। जनता दल सेकुलर जो कि 2 सीटों पे जीत दर्ज की है। विदुथलाई चिरुथेगल काची को 2 सीटों पे जीत दर्ज किया है। और वहीं पे किया जाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 सीटों पे ही जीत दर्ज की है। बात करें राष्ट्रीय लोक दल की, तो वो भी 2 सीटों पे ही जीती है। और सबसे बड़ा जो है जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटों पे ही जीत दर्ज किया है, यानी 2 सीटें ही मिली हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 में जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो किसी को लगा है फ्रेंड, तो वो लगा है बीजेपी को। क्योंकि 2014 और 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने अपने बूते बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत की जादुई आंकड़ा जो कि 272 है दूर रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीतते हैं। हालांकि 2014 और 19 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही। पीएम मोदी ने यह चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता। देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हों। बात करें 17वीं लोकसभा का कार्यकाल, तो 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 18 जून 2024 को समाप्त, यानी 16 जून 2024 को समाप्त हो गया है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हुए। चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजा 4 जून 2024 को घोषित किया गया है। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जो कि 2019 के भारतीय आम चुनाव को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चला है। तो इस बार का जो चुनाव हुआ था, ये तो मैंने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव भारत में हुआ है, जिसमें 7 फेजेस में चुनाव हुए थे। पहला फेज जो हुआ था वो 19 अप्रैल को हुआ, जिसमें 102 सीटों पे चुनाव लड़ा गया। और अंतिम फेज की बात की जाए जो कि 7वां फेज था, वो 1 जून को हुआ था और इसमें 57 सीटों पे चुनाव हुआ। और जो रिज़ल्ट आया था वो 4 जून 2024 को आया था। तो आइए 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में तो हम लोगों ने जाना। अब जानते हैं ये चुनाव कंडक्ट करवाने वाली टीम यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे हम लोग ईसीआई के नाम से जानते हैं, एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का जो कार्य है, भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों का संपन्न कराना इसका प्रमुख कार्य है। बात करें निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में प्रावधान करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 324 जो है यह बताता है आपको निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में। और संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि इसके बारे में संविधान में चर्चा की गई, यानी बखूबी आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है। तो इसके कुछ कार्य भी हैं। तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEC होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त ECS शामिल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, यानी कि राष्ट्रपति ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो निर्वाचन आयोग अधिनियम जो है 1991, उसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जिसकी अवधि होगी 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष की अवधि के लिए, या फिर कहें कि 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पे बने रह सकते हैं। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त जो कि राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपना पद से इस्तीफा दे सकता है। यानी कि बात किया जाए, पहले मैंने आपको ये बताया था कि उसको चुना कैसे जा सकता है, तो राष्ट्रपति उनको चुनेंगे और उनके सहयोग के लिए कितने आदमी होंगे ये भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे। अगर
अब इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, या तो ये 65 साल के हो जाए या फिर इनकी जो अवधि है वो 6 साल हो जाए, या तो 6 साल के अंदर ही रिटायर्ड हो जाएंगे या फिर 65 साल की उम्र में हो जाएंगे। और अगर इस बीच में इनको हटाया जाना हो या फिर इनको खुद हटना हो तो ये राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा सौंपेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उन्हीं आधारों पे हटाया जा सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि CEC और 2 निर्वाचन आयुक्त यानी ECS को समान वेतन मिलते हैं। वेतन और अन्य शर्तें मिलती हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो बात किया जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की तो वो राजीव कुमार हैं, और 2 इनके सहयोगी यानी कि निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो है गणेशन कुमार, ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर SS संधू। तो पहले हम लोगों ने चुनाव 2024 के बारे में जाना, अब जानते हैं EVM के बारे में। EVM जिससे चुनाव आयोग जो है चुनाव कंडक्ट करवाती है। तो EVM जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के नाम से जानते हैं के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल चुनावी प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि उसे विश्वसनीय भी बनाती है। इसके काम करने का जो तरीका होता है सटीक और तेज़ होता है, और इससे मतगणना भी बहुत तेज़ी से हो जाती है। सबसे अहम बात यह है कि इसमें एक ही व्यक्ति वोट डालने जा सकता है, जिससे अमान्य वोटों की संभावना एकदम ना के बराबर होती है, यानी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो EVM है, EVM का प्रयोग जो है सबसे पहले मई 1982 में केरल राज्य में किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा कि EVM का जो पहला उपयोग है वो मई 1982 में केरल राज्य में किया गया। तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी EVM का निर्माण जो है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल यानी बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। तो देखिए ये है EVM, ये होता है वीवीपैट मशीन और ये होता है कंट्रोल यूनिट। EVM में वोट गिराया जाता है और वोट मेरा सही गिरा है या नहीं इस ये वीवीपैट मशीन पे देखा जाता है कि भाई मैंने जिसको वोट गिराया वो वही व्यक्ति है या नहीं। तो आइए लोकसभा के बारे में भी हम लोग थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं। ये लोकसभा है, इसका प्रकार होता है यानी कि भारत की संसद का जो निचला सदन होता है, लोवेस्ट हाउस होता है, उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं। इसकी अवधि की बात की जाए तो वो मात्र 5 वर्षों की होती है, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला थे, जो कि 19 जून 2019 से बीजेपी के ही पार्टी से हैं। उपाध्यक्ष जो है 25 मई 2019 से रिक्त पड़ा हुआ है। सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो बीजेपी के हैं। 24 मई 2024 से अभी तक नरेंद्र मोदी, कल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और फिर 8 तारीख को सुनने में आ रहा है कि फिर से वो शपथ ग्रहण करेंगे। विपक्ष का नेता जो है वो 26 मई 2014 से रिक्त पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई विपक्ष का नेता है ही नहीं। सीटों की बात की जाए तो 543 सीटें हैं इनके पास लोकसभा में। तो लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसके लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। इसमें जो सीटों की संख्या थी वो जनरल कास्ट के लोगों के लिए 412 था, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें थी और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए 47 सीटों का निर्धारण किया गया था। तो
आइए जानते हैं इस चुनाव के बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो लगभग 97 करोड़ हैं, ये 96.8 करोड़ हैं। और इस बार का यानी 2024 का, जिसमें से 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, इसीलिए कहा गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था, जिसमें 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स शामिल हुए थे। 55 लाख ईवीएम का उपयोग हुआ था। 4 लाख व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों का उपयोग किया गया था इस बार। तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्ड वोटर जो है वो लगभग 96.8 करोड़ हैं, जिसमें से 49.7 करोड़ मेल यानी पुरुष मतदाता थे, 47.1 करोड़ फीमेल थी, 1.8 करोड़ पहली बार ऐसे मतदाता थे जो वोट दे रहे थे। उसके बाद 19.74 करोड़ जिसकी उम्र 20 से 29 साल थी, इस प्रकार के वोटर थे। साथ ही साथ 48,000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर थे और 82 लाख वो वोटर थे जिनकी उम्र 85 साल पार कर ली है। तो एक चीज़ और इसमें याद करने वाला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है टैगलाइन। तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो टैगलाइन था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये टैगलाइन था देश का गर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन था। तो इसके साथ ही इस बार जो चुनाव हुआ है इसमें कुछ एप्लीकेशन का भी प्रयोग किया गया, जैसे कि VHA एप्लीकेशन। इसमें आप मतदाता सूची में है कि नहीं, इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा भी सकते हैं। ये VHA एप्लीकेशन लॉन्च किया गया इसी बार। उसके बाद है सिविलिंग। ये था कि अगर पोलिंग बूथ पे कोई आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप अगर कॉल करते हो तो 100 मिनट में वहाँ पे पुलिस आएगी। और साथ ही साथ एक और था KYC एप्लीकेशन। इसमें ये था कि आपके निर्वाचन क्षेत्र से यानी आपके लोकसभा क्षेत्र से जो भी सांसद खड़ा हुए हैं उस पर कितने केस चल रहे हैं या फिर किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का एफिडेविट उन्होंने सौंपा है, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक लॉन्च किया गया था सुविधा पोर्टल। ये सुविधा पोर्टल उन लोगों के लिए था जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ जो चुनाव आयुक्त है उन्होंने 4M की बात की। 4M का मतलब है 4 चैलेंजेस। तो उसमें 4M का मतलब है 4 चैलेंजेस, यानी कि पहला चैलेंज है M फॉर मसल। मसल का मतलब है कि आदमी अपनी ताकत का प्रयोग चुनाव में करेगा। दूसरा M का मतलब है M फॉर मनी, यानी कि आदमी पैसे का भी इस चुनाव को बाधित करने के लिए प्रयोग करेगा। तीसरा है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी। और चौथा है MCC वायलेशन यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी किया जा सकता है। तो ये चैलेंजेस थे, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस बार हम लोगों ने जाना कि लोकसभा चुनाव कैसे हुआ, कितना सीट किनके पास आया। अब हम लोग MCQ के माध्यम से इसके बारे में जानते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ है। तो 2024 में फ्रेंड लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो हुआ है 18वीं लोकसभा चुनाव। तो आप यह इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज़ में हुआ। पहले फेज़ की वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल
की और आखिरी फेज़ की जो वोटिंग है वो 1 जून को हुई। 4 जून को नतीजे आए। आचार संहिता ने से लेकर नतीजा तक टोटल 80 दिन लगा था। लोकसभा जो है वो 4 राज्य, लोकसभा के जो साथ साथ है फ्रेंड, आपको ये बता दें कि विधानसभा का भी चुनाव हुआ था जो कि 4 राज्यों में हुआ था। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी हुए जिसमें बीजेपी जीत करके आई है। दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत के लोकसभा चुनाव 2024 कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है फ्रेंड 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान देकर के इस बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं राजीव कुमार। उनके अनुसार यह संख्या जो है फ्रेंड, इस चुनाव में जो लोगों की संख्या थी वो G7 देश, आपको पता होगा G7 देश जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या से 1.5 गुना है। इस चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी टीमें थी और 1.5 करोड़ मतदाताओं एवं सुरक्षाकर्मी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता कितनी होती है? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की जो आवश्यकता होती है वो होता है 25 वर्ष। ये याद रखिएगा, बहुत बार आपसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वो होता है 25 वर्ष। नेक्स्ट है कि वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? तो पहली बार जो चुनाव हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था? तो ये लिया था फ्रेंड 14। तो सही आंसर है 14। अगला है भारत के पहले लोकसभा चुनाव जो कि 1952 में हुए थे, कितने ऐच्छिक सीट थी और कांग्रेस ने इसमें कितने सीट हासिल की? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका ऑप्शन सी, 489 सीटें थी जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अगला है लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे? तो लोकसभा चुनाव मैंने बताया कि ये हुआ था 1951 से 1952 में। अगला प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का सबसे पहला गठन जो है वो किया गया 1952 में। तो आप ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष किनके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है, यानी किसको दे सकता है? तो वो दे सकता है फ्रेंड लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो ये भी याद रखने वाला है। अगला है इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो एक ही आदमी के पास है, वो है राष्ट्रपति के पास। तो ये भी याद रखिएगा। अगला है भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये याद रख लीजिएगा। अगला है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 13 मई 1952 को। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं?
तो एक वर्ष में लोकसभा के जो हैं वो 3 सत्र आयोजित होते हैं। वो कौन कौन से सत्र होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक वर्ष में लोकसभा में 3 सत्र आयोजित होता है। पहला है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है। दूसरा है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर तक होता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से मध्य तक होता है। अगला है लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है। लोकसभा में जो सीटों की अधिकतम संख्या है वह कितना है, तो वो है फ्रेंड 552। 552 है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, और इसे 2026 तक नहीं बदला जा सकता है। अगला है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्तिकर्ता जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। अवधि की बात की जाए तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु जो पहले पूरा हो जाए। चुनाव आयुक्त जो अभी हैं वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार सेन, आप यह याद रखिएगा। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। यानी स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा जब गठित की गई थी उस समय के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फ्रेंड अनंत शयनम अयंगर, ऑप्शन सी। तो आप यह याद रख सकते हैं। अगला है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी फ्रेंड मीरा कुमार, जो कि यूपीए गवर्नमेंट से थी, यानी कि कांग्रेस से थी। अगला है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन, यानी अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा फ्रेंड जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करके लोकसभा का सदस्य बनाएगा, वही कर सकते हैं। अगला है भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा ही होता है, जिसे हम लोग निचला सदन भी कहते हैं। अगला है सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उसका उत्तर दिया जाता है क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फ्रेंड प्रश्नकाल। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला है नारी वंदना अधिनियम जो 2023 में आया था, उसके अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है 33%, ऑप्शन ए 33%। अगला है यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या फिर धन विधेयक। अगला है केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव लाना है तो वो किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, तो ये दोनों सदनों में किया जा सकता है, दोनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो लोकसभा के जनक के रूप में फ्रेंड माना जाता है जीवी मावलंकर को।
तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? तो भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है, भारत का संसद। अगला है, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट कब लागू होता है? तो ये होता है फ्रेंड चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता कौन लागू करता है? मान लीजिए चुनाव तारीख का ऐलान हो गया, अब इस आचार संहिता को लागू कौन, मतलब इसकी घोषणा कौन करेगा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? तो आदर्श आचार संहिता जो है फ्रेंड, यह लागू रहती है चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट की घोषणा तक, यानी जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? तो सही आंसर है एक भी नहीं। ऐसा क्यों, अगले प्रश्न में जानते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 81 ये कहता है कि भारत में लोकसभा का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस लोकसभा संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। अगला है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? जो मूल संविधान बना था उसमें लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो किया गया था टोटल 500, लेकिन अभी 543 है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो वो चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। अगला है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो ये है फ्रेंड सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर दे तब। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है 60 दिन तक। अगर कोई विधायक 60 दिनों तक नहीं आया तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो फ्रेंड है वो नियुक्त करता है, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने दिनों तक यानी कितने समय तक बढ़ा सकता है? तो ये मात्र 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, ये भी याद रखने योग्य है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 330 से। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। अगला है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है?
तो लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पे टोटल 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या किस के आधार पर निर्धारित की जाती है? तो ये किया जाता है जनसंख्या के आधार पे। सही आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित संख्या स्थानों की संख्या कितनी है? तो वो है फ्रेंड ऑप्शन सी, 84। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के जो सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? यानी कि जैसे कि 18वां हुआ, अगर हमको बीच में भंग करना है तो किसकी सलाह पे कर सकते हैं? तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो किया जा सकता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो नामांकन पत्र जो है ये दाखिल किया जा सकता है सिर्फ भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।